हेलो ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेल बायोलॉजी की सीरीज। तो आप सोच के देखो कि हमारी जो पूरी बॉडी है, ब्रेन है, हार्ट है, कोई भी जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, इवन जो हम कुछ सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक छोटी सी यूनिट होती है हमारी बॉडी के अंदर। वो कंट्रोल करती है और वो ऐसी यूनिट है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उस छोटी सी यूनिट का नाम है सेल। तो आज इस सेल के अंदर क्या क्या होता है, उस सेल के अंदर झांक कर देखते हैं, उसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे ये। तो सेल को आप समझो कि जैसे आपका एक छोटा सा सिटी होता है, उसी के टाइप से जैसे आपकी सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, तो उसी टाइप से सेल भी उसी टाइप से होते हैं। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक काम को करने के लिए। और ये जस्ट सारे कंपार्टमेंट जब एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी जो हमारी बॉडी है अच्छे तरीके से काम करती है। अब एक सवाल आता है हमारे मन में कि हमें कैसे पता चला कि जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते हैं, हमें कैसे पता चला कि वो जो सेल है वो एग्जिस्ट भी करती है। तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने समय समय पर डिफरेंट डिस्कवरी की। इसमें जो फर्स्ट नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल का जो स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जो सेल्स है माइक्रोस्कोप के नीचे, उन्होंने एक्चुअली जो कॉर्क सेल्स थी एक बॉटल के जो कैप थी उसके अंदर से कॉर्क सेल्स को देखा जो कि डेड सेल्स थी। तो उसमें उसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। उसी की वजह से उसको नाम दिया गया सेल। एक्चुअली जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन भाषा से डिराइव्ड वर्ड है, सेलुलस से, जिसका नाम होता है स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट्स। उसके बाद इन्होंने सिर्फ डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो एंटनी लीवन। उन्होंने 1600 में ही एक जो लेंस था, मैग्निफिकेशन लेंस, उसके थ्रू उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल्स थी उनको डिस्कवर किया था। उसके बाद अगेन डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो सेल के उसको डिस्कवर किया गया, और उन्हीं एस्पेक्ट्स को मिला के बाद में सेल थ्योरी दी गई। तो इनमें जो तीन साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी के लिए जो फेमस है, फर्स्ट जो स्केल्डन है जिन्होंने 1838 में डिस्कवर किया कि जो प्लांट सेल्स है वो प्लांट जो है वो सेल से बने हुए हैं। स्क्वान ने नेक्स्ट ईयर में ही बताया कि जो प्लांट्स प्लांट्स नहीं है, एनिमल और प्लांट्स दोनों ही सेल से बने हुए हैं। उसके बाद 1855 में सम ईयर आफ्टर स्क्वान एंड स्केल्डन, विर्च्यू ने बताया कि जो सेल्स होते हैं, नए सेल्स जो बनते हैं, वो एक्चुअल में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से अराइज होते हैं, जिसको लेटिन भाषा में बोला गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स ये इन्हीं सब के बेसिस पे मॉडर्न जो सेल बायो की थ्योरी बनी, जिसके ऊपर हमारी जो पूरी सेल बायोलॉजी है वो टिकी हुई है। तो इन्हीं के एस्पेक्ट्स थे स्केल्डन, स्क्वान एंड रॉबर्ट हुक, इन सभी को मिला के ही मॉडर्न सेल बायो की थ्योरी दी। तो इन एक्चुअल सेल होता क्या है, सेल हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि सभी लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं सेल। दो टाइप के सेल हम पढ़ते हैं। आपने अपनी लोअर क्लासेस से भी देखा होगा, दो टर्म्स आती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उनके बारे में है, बहुत ही बेसिक से सेल्स हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका। अगर आप इनको बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझना चाहो, तो जो प्रोकैरियोट्स है दैट आर लाइक हट, जिसके अंदर कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, एक पूरा स्ट्रक्चर है, सभी उसी के अंदर होता है। हट के अंदर कोई अलग अलग कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होगा। जबकि फुल्ली फर्निश्ड जो हाउस है सीमेंटेड, जिसके अंदर आपका जो बेडरूम होगा वो अलग होगा, खाना बनाने के लिए किचन अलग होगी, लिविंग एरिया अलग होगा, ड्राइंग रूम अलग होगा। तो यूकैरियोट्स को आप बोल सकते हो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स हाउस स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है। प्रोकैरियोट बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल्ड होते हैं प्रोकैरियोट्स जो बहुत ही सिंपल, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनका साइज भी कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो स्मॉल साइज के होते हैं। न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती इनके अंदर। और जैसे वेल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे डीएनए का साइज छोटा होता है, तो इसलिए डीएनए भी बहुत वेल पैकेज्ड फॉर्म में नहीं होता, वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो यूकैरियोट्स में है वहां पे रिप्रोडक्शन माइटोसिस मेयोसिस दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंपली बाइनरी फिजन से होता है, जिसके अंदर माइटोसिस, सिंपल जो सेल्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं, ये तो बात थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। अब प्लांट सेल और जो एनिमल सेल की हमने देखा होगा, आपको स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर सा लगता होगा, पर वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी नहीं है।
उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पर इनके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बनी होती है, जो उसको एक रिजिड, जैसे कि एक किले की जो मजबूती होती है वो होती है उसकी बाहर की जो वॉल्स होती हैं। तो ये भी एक टाइप से जो किले में वॉल्स का काम करती हैं, ये भी प्लांट्स के अंदर उसी टाइप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल भी ये सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज है, क्रोमोप्लास्ट फॉर डिफरेंट कलर्स के लिए है, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस जो कि मेन पार्ट है जो इनको ऑटोट्रॉपिक बनाता है। और सबसे नेक्स्ट डिफरेंस जो मेजर है दैट इज, जो इसके अंदर वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, टू बी अबाउट 90% पार्ट जो है प्लांट सेल का वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते, जैसे सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रियोल्स हैं, जो कि सेल डिवीजन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और जो एनिमल सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बट उनका जो नंबर है वो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों के अंदर डिफरेंसेस थे, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन एक टाइप से क्या है, सिक्योरिटी गेट है जो हर किसी को अंदर नहीं आने देता। वो कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है उन्हीं को अंदर आने देता है। तो इसी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, दोनों में ही लिपिड बाइलेयर से बनी होती है और उसके अंदर प्रोटीन इंसर्टेड होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का होता है। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल से बाहर निकालती है, और जो सेल को रिक्वायर्ड हो उनको सेल को अंदर लेके आती है थ्रू द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो बाउंड्री इसके बाहर होती है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, कुछ फंगस और बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज से बनी होती है, फंगस के अंदर काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसका काम एक्चुअल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, सेल को बर्स्टिंग से बचाना होता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के बायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा पावर लाइन ऑफ द सेल। एक्चुअल में कंट्रोल सेंटर जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज न्यूक्लियस। एक टाइप से जैसे आपका सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जो पूरी सिटी को कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस भी उसी तरह से है, क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है कि कोई भी सेल कैसे बिहेव करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कब किस टाइप में कन्वर्ट होगा, क्या उसमें एनाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे, क्या कैटाबॉलिक, मीन्स और सारी चीजें जो भी सेल के अंदर होंगी उस सेल का जो रेगुलेशन करेगा कि सेल कब क्या प्रोसेसेस करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो इसी वजह से इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके साथ में न्यूक्लियस के अंदर ही एक डेंस ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एक्चुअल में जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे आरआरएनए और जो राइबोसोम्स है वो सिंथेसाइज होते हैं, और यही आरआरएनए और राइबोसोम्स बाद में जो राइबोसोम्स है वो फैक्ट्री का काम करते हैं सेल के लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक्चुअली दो टर्म्स हैं जिनको हम कई बार सिनोनिमसली यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है, जो भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसके, उसको हम बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनेलीज भी होंगे, आपके सारे भी आयंस जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो होगा साइटोप्लाज्म। उसका जो लिक्विड पार्ट होगा सिर्फ उसको हम बोलेंगे सेल सेप या साइटोसोल। और प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग पार्ट है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इसके अंदर 80% वाटर प्रेजेंट होता है। ये एक मेटाबॉलिक मीडियम की तरह से काम करता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं, और सेल की बहुत सारी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है सेल्स के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ में जो राइबोसोम्स है वो अटैच होते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है ये एक टाइप से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी में होती है। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस का है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल
में काम करता है। इसी वजह से जो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स जो डिटॉक्सिफिकेशन में होते हैं उनमें ये कंपैरेटिवली हायर अमाउंट में होता है। राइबोसोम्स एक टाइप से ये लगा लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंथेटिक फैक्ट्री है और वहां पे राइबोसोम्स वर्कर्स का काम कर रहे हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus, यू कैन कॉल इट ट्रैफिक पुलिस और द पोस्ट ऑफिस। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से ही जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती हैं उनसे ही बना होता है, जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज क्या होगा, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस का काम किसे कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये उनसे प्रोडक्ट लेगा, इसके अंदर बीच में उनके ऊपर जैसे पोस्ट ऑफिस में जाके एड्रेस वगैरह होते हैं उनकी सिलेक्टिंग होती है, तो वहीं पे उनके ऊपर लेबलिंग करेगा, उनकी फिर शॉर्टिंग करेगा और जहां पे भेजना है उसके अकॉर्डिंग उनको सेल मेम्ब्रेन के पास भेजना है या डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में भेजना है, तो वो डिसाइड जो होगा वो गोल्गी apparatus में ही होगा। तो इसी वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज एटीपी सिंथेसिस। जो भी खाना है उसको ब्रेक डाउन करेगा, जो भी केमिकल उसमें एनर्जी है, और उस केमिकल एनर्जी को स्टोर करेगा एटीपी की फॉर्म में। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है और यही इसी टाइप का एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होता है प्लास्टिड, या जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट की तरह से ही और प्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, जो कि आपने खाई होंगी, रेड रेड टमाटर, गाजर, तो वो सारे जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं प्लांट्स में। ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च को, प्रोटीन्स को, मीन्स जो भी हम फल फ्रूट जो भी खा रहे हैं पौधों से, तो पौधों के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर इनमें स्टोर होता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। तो दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी बोला जाता है। नाउ कम टू द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स, या हम कहें क्लीनिंग स्क्वाड ऑफ द सेल, दैट इज लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। जो लाइसोसोम्स हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो जो भी सेल का फॉरेन मटेरियल है या जो भी वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिज है या जो सेल डैमेज हो जाती है उनको ये डाइजेस्ट आउट करता है और उनको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो सेल को भी डाइजेस्ट करता है, तो इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। वैक्यूल्स एक टाइप से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, इनके मेम्ब्रेन को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। टोनोप्लास्ट बोलते हैं, इसका मेन काम वाटर को स्टोर करता है, सबसे मेन काम इसका जो प्लांट्स के अंदर होता है वहां पे ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, और डिफरेंट उसी की वजह से डिफरेंट जो शेप गेन करती हैं प्लांट्स। नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम एक टाइप से जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करता है। एक ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल में है, और हमारी बॉडी के अंदर जो खासकर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, आरओएस होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उन सब को रिमूव करता है, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन या जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन, जो एक टाइप से हमारी सेल्स है उनको शेप प्रोवाइड करता है और उनका सपोर्टिंग सिस्टम बनाता है। इसके साथ ही जो सीलिया और फ्लैजिला, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, ये सेल डिवीजन के ड्यूरिंग हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करके। सीलिया और जो फ्लैजिला है ये पूरी सेल की मूवमेंट में या जो सिंगल सेल्स होती हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इन सब के बारे में अभी हमने पढ़ा जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि जो इतनी छोटी सी चीज है जो सेल्स है, एक्चुअल में लाइफ का बेस इसी से है। अगर हमारी सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो हमारी बॉडी का जो हर फंक्शन है, हर प्रोसेस है, वो सब कुछ सेल से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग सेल बायो की वीडियो के लिए विजिट करते रहिए सुनीता बॉटनी क्लासेस। थैंक यू।